Hello everybody, welcome to chemistry class. This class will be bilingual, यानी कि इसके अंदर हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो मैं लिखूंगा, जो हमारा राइटिंग वाला जो पोर्शन होगा वो इंग्लिश में होगा और जो बोलने वाला जो पोर्शन होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सअप चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे वी आर डिस्कसिंग टुडे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 दैट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है इसका, इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जैसे आप सब ने मैटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। क्लास 9 10 से हम लोग मैटर के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मैटर क्या होता है ना। तो अगर मैं आपको मैटर की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। anything which occupies space and have some mass। तो कोई भी ऐसी चीज जो कोई ना कोई स्पेस, कोई ना कोई जगह घेरती हो, ठीक है, और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, वेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर मैं डस्टर की बात करूं जो मेरे पास है, तो ये डस्टर को अगर मैं कहीं पे रखूंगा तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ वजन भी है, वेट भी है। तो ये एक मैटर का परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये होता है मैटर। अब मैटर के 3 पार्ट होते हैं। अगर आप मैटर को क्लासिफाई करोगे फर्दर तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देख रहे हैं। एक होता है इसके अंदर आपका सॉलिड, एक होता है इसके अंदर आपका लिक्विड, और थर्ड इसके अंदर होता है आपका गैस। ये 3 फंडामेंटल इसके क्या है, पार्ट्स हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों के अंदर ही इसके 2 और पार्ट डिस्कवर किए गए हैं जो कि आर्टिफिशियल कंप्लीट, ये नेचुरल होता है, वो दोनों आर्टिफिशियल जो साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। इसको हम इन तीनों को कहते हैं फंडामेंटल है ना। और 2 जो होते हैं इसके स्पेशल होते हैं, जिसमें से एक तो होता है इसके अंदर आपका प्लाज्मा। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज पीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मैटर। ये मैटर क्या होता है, मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, फंडामेंटल और स्पेशल। फंडामेंटल सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो स्पेशल होते हैं वो होता है आपका प्लाज्मा और बीईसी, राइट। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी, हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, केवल सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी था कि हम लोग सॉलिड को अगर पढ़ रहे हैं तो सॉलिड को कहां से पढ़ रहे हैं और कैसे वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है और मुझे एग्जांपल आपको देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है ना। तो वी आर स्टार्टिंग विद सॉलिड। तो नंबर 2 सॉलिड। अब सॉलिड के मैं वो चीजें लिखने वाला हूं जो आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि सॉलिड किसको हम कहते हैं, सॉलिड हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जिनका मास जो होता है ना फिक्स होता है। मास इज फिक्स्ड। मास का मतलब वेट है ना, आप साइंस के स्टूडेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं मास का मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है वेट। सेकंड, इनका वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है, वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। सिमिलरली द शेप इज आल्सो फिक्स्ड। तो कोई भी ऐसा मैटर है ना, मैं मैटर की बात करूंगा, मैंने आपको बता दिया मैटर क्या होता है, तो मैटर से मैं नहीं हटूंगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा मैटर जिसका मास फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो और शेप फिक्स्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है दैट इज रॉक। जो पत्थर वगैरह होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। रॉक हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है ना, वुड हो गया, ठीक है ना। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं का मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है और शेप भी फिक्स है, जो कि वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। तो ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर मैं टेक्निकल टर्म की बात करूं, टेक्निकल टर्म का मतलब कि अगर मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करूं कि सॉलिड क्या है, जिसमें आप क्या लिखेंगे, सॉलिड इज अ टाइप ऑफ मैटर, solid is a type of matter where all the particles
where all the particles, इसको मैं कर देता हूँ, where all the particles are arranged in a fixed pattern. Solid is a type of matter where all the particles are arranged in a fixed pattern. ठीक है ना? और fixed pattern में arrange होने के कारण ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मास फिक्स्ड है ना, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और इसका शेप भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और एक चीज आपको जान के और अच्छा लगेगा कि जब भी हम लोग सॉलिड को डिफाइन करते हैं इस तरह से, जिसमें अपन कहते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, फिक्स पैटर्न में होता है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी ऐसा सॉलिड आप ले रहे हो जिसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पैटर्न में अरेंज है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म उसको दिया जाता है, उसको कहते हैं जी क्रिस्टल लैटिस। उसे हम कहते हैं जी क्रिस्टल लैटिस, है ना। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जैसे कि मैटर हो गया, ठीक है ना, प्लाज्मा बीसी हो गया, फिक्स पैटर्न हो गया, मास वॉल्यूम शेप हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया, है ना। ये चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर कंटीन्यूअस बनी रहेगी। ठीक है, इसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ कि मैटर क्या होता है, जो कुछ भी स्पेस या फिर ऑक्यूपाई करे कुछ ना कुछ मास, उसे मैटर कहते हैं। मैटर का अपन फर्स्ट पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फंडामेंटल पार्ट, जिसको कहते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड किसे कहते हैं, जिसका मास वॉल्यूम शेप तीनों फिक्स्ड हो। ठीक है ना, और अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर इसको हम देखें तो सॉलिड क्या है, ऐसा कोई टाइप ऑफ मैटर जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीटली फिक्स्ड अरेंज्ड हो। और अगर किसी सॉलिड के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रूप में या फिर कंप्लीटली फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी है। अब मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है ना, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद में जो हमारा तीसरा टर्म आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज यूनिट सेल। तो बहुत ही आराम से हम लोग देख रहे हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए और किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है वो देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर देखा कि कोई भी ऐसा सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल्स फिक्स पैटर्न में अरेंज हो, उसमें क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट क्या है, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस की बात करूंगा तो क्या होगा, वो आपका यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो कैसे अपन डिफाइन करेंगे, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग parts of any crystal lattice is called unit cell, है ना। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट्स होते हैं, बहुत ही छोटा पार्ट होगा, जैसे कि हम अगर अपने एक घर को जूम करें, जो हमारा घर बना हुआ है, ठीक है ना, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, ब्रिक, यानी कि ईंट को आप अरेंज करके तो घर बनाते हो, जिसमें पूरा बेस बनता है, पिलर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो पूरे घर का जहां पर अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो पूरे घर का सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, एक ब्रिक है, ईंट है ना। उस तरह से आप क्रिस्टल लैटिस का घर मान लीजिए, आप एक वेल कंस्ट्रक्टेड घर है, उसके अंदर आपका एक छोटा सा यूनिट है ब्रिक, और वो ब्रिक को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये भी चीज क्लास करनी है तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतना कुछ जानना नहीं चाहते, उनका ये है कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट क्या होता है जो हमेशा रिपीट करता है, दैट इज यूनिट सेल। ठीक है, अब एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल किस तरह से इंटररिलेटेड होते हैं, मतलब यूनिट सेल इसके अंदर ही होता है। मैं बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये चीज इसी क्लास के अंदर, यानी कि 1 गो के अंदर ही आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द डायग्राम।
तो मैं पहले बनाता हूँ क्रिस्टल लैटिस का। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो उस तरह से ड्रॉ होगा ये। बना देंगे ऊपर नीचे तो चीजें समझ में आने लग जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। ये देखिए ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है। अब इसके अंदर मैं आपको पार्टिकल्स बता दूं कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे। ठीक है, जहां भी आपको दो से तीन लाइन इंटरकनेक्ट होती हुई दिख रही है वही आपको हो जाएगा पार्टिकल। जहां पे पार्टिकल्स हैं ये देखिए इस तरह से समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरा क्रिस्टल लैटिस नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस नहीं है, ये क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा सेगमेंट है। मतलब एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस था, उसमें से मैंने छोटा सा पार्ट काट के निकाल लिया है ताकि मैं इसको समझा सकूं इस तरह से कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम कह सकते हैं कि चार बॉक्सेस को हमने एक के ऊपर एक रखा है ना, मतलब दो आपने बेस एक बॉक्स यहाँ रखा, एक बॉक्स यहाँ रखा, दोनों को मिलाया और इसके जस्ट ऊपर आपने दो और बॉक्सेस रख दिए, है ना। तो एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये एक बॉक्स है ना, ये इसको आप बाहर निकाल लीजिए इस तरह से। जैसे बाहर निकलेगा ये इस तरह से आप बाहर निकालेंगे इसको, है कि नहीं, है ना। तो ये तो हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस, दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस, दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस वी नीड दीस सेगमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसे अपन कहते हैं यूनिट सेल्स। इसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल्स। इसको एक सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल किस तरह से कनेक्टेड है ना। क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही यूनिट सेल होती है, फिर मिला के बात की। ओके, तो आपने आज यूनिट सेल को भी सीख लिया, क्रिस्टल लैटिस को भी सीख लिया। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेटिव वाले पार्ट में। ये थी पूरी थ्योरी, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा लगेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट वैसे बोरिंग लगता ही है ना। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ तक अगर आप रह गए, इसका मतलब इसका आगे जो पार्ट आएगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स इसके अंदर आप बनाएंगे, है ना, मैथ्स पढ़ने वाला है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, पढ़ लिया है, वेल एंड गुड। वी स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का टॉपिक चलने वाला है, उसके अंदर हम रेडियस देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन देखेंगे, है ना, सब चीज अपन देखने वाले हैं। तो मैं इस पार्ट पर कर लेता हूँ जो मैंने लिखी है, आगे पर देखिए। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इसको पेन कॉपी अपने पास ही रखिएगा ताकि आप नोट भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट सेल आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जिसको हम देखने वाले हैं, जो इसी इसका पार्ट है, उसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स in a crystal lattice, so not crystal, in a unit cell, in a unit cell
ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। और कई बुक्स के अंदर इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और आपको जान के सुना सुना सा लगेगा कि टोटल कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि z से। सो एक्चुअल में वी हैव टू कैलकुलेट z फॉर द यूनिट सेल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो या तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन को याद रख लीजिए, या फिर आप इसको याद रख लीजिए, या फिर आप z को याद रख लीजिए। जैसे मैं z को याद रखता हूं क्योंकि मुझे पता है कि z का मतलब क्या होता है ना। एक दो बार जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि z का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और z निकालने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूं वो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे ऐड कर देता हूं मैं इसमें, कि जब भी यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। वैसे चार टाइप के होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में केवल तीन टाइप के, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़े। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सा हमारा मिस हो गया तो उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के तीन पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इसके अंदर आपका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पीयूसी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। सेकंड इसके अंदर हो सकता है हमारा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी कि बीसीसी, राइट। तीसरा इसके अंदर हो सकता है हमारा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूब यानी कि एफसीसी, है ना। और लास्ट में जो हम यूज करते हैं दैट इज एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूब यानी कि ईसीसी। तो ये चार टाइप के हम लोग पढ़ते हैं यूनिट सेल बिगिनिंग के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस में केवल तीन ही है जिसका अपन कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन हम लोग इंडिकेट करेंगे, दैट इज पीयूसी, बीसीसी और एफसीसी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं है। बाकी डायग्राम तो अपन बना ही लेते हैं, चारों के डायग्राम है, चारों के डायग्राम में बना के आपको बता देता हूँ कैसे कौन सा कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो ये भी बना देता हूँ मैं, है ना, बाद में फिर यहाँ से शुरू कर देंगे। तो या फिर काम करता हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये तो आपने वर्क कर ही लिया होगा, इसको मैं रख कर देता हूँ, तो इससे हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। चलिए तो पीयूसी से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पीयूसी। तो पीयूसी का स्ट्रक्चर वैसा ही है जो अपन स्टार्टिंग में हमने देखा भी था, ठीक है ना, कुछ हटके नहीं है, हटके आएगा बीसीसी के अंदर और एफसीसी के अंदर, है ना, बाकी सब सेम ही रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बीसीसी हो, एफसीसी हो या ईसीसी हो, सबके अंदर जो प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा वो केवल किसका बनेगा, पीयूसी का ही बनेगा। मतलब विदाउट पीयूसी आप बाकी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए पीयूसी का देखो आप लोग स्केल से बनाइएगा, बार-बार कह रहा हूं, मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपसे ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। बॉक्स ही बनाना है और बॉक्स के चारों उसमें, चारों कॉर्नर्स पे, ऊपर के चार नीचे के चार आपको पार्टिकल्स ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, देखिए इधर, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका पीयूसी, दिस इज योर सेकेंड। पीयूसी की बात करेंगे, फिर आपका यहाँ पे बीसीसी, ठीक है। बीसीसी कैसे दिखता है, तो पहले पीयूसी बनाएंगे फिर बीसीसी बनाएंगे। ये देखिए पीयूसी हो गया आपका, ठीक है ना।
इस तरह से, है ना। अब हर पार्ट में कॉर्नर पे इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम क्या है, फेस सेंटर्ड। अब अगर आपने 9th 10th की मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो परफेक्ट क्यूब होता है, उस परफेक्ट क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होती है ना। तो हमें केवल किस पे फोकस करना है, फेसेस पे। एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, यानी कि हमको हर फेस में एक पार्टिकल रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे जी, देखिए यहाँ पे तो ऊपर नीचे 2 फेस हो गए, फेस है ना। यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, टॉप एंड बॉटम, राइट, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से। उसके बाद में फ्रंट एंड बैक, तो फ्रंट ये हो गया और बैक ये हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफसीसी को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एफसीसी और आगे मूव करते हैं लास्ट में ईसीसी। ईसीसी में देख लेते हैं, तो आपको पीसीसी तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पीसीसी बना लेंगे, क्योंकि जरूरी है। कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये पीसीसी हो गया आपका। अब एंड सेंटर्ड यानी कि ईसीसी और एफसीसी को ऑलमोस्ट हम सेम ही मानते हैं। क्यों मानते हैं आपको बताता हूं। एफसीसी के हर फेस के अंदर हमने पार्टिकल को बिठाया, लेकिन एंड सेंटर के अंदर आपको हर फेस के अंदर पार्टिकल नहीं बिठाना है। बिठाना फेस के अंदर ही है, लेकिन हर फेस में नहीं बिठाना। आप कोई भी 2 ऑपोजिट फेस को चूज कर लो, है ना। या तो आप टॉप और बॉटम चूज कर लो, या फिर आप लेफ्ट और राइट चूज कर लीजिए, या फिर आप फ्रंट और बैक चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको बताने के लिए टॉप और बॉटम यूज कर लेता हूं, है ना। तो टॉप और बॉटम के फेस पर आप एक पार्टिकल इस तरह से रख देना। तो कोई भी 2 फेस, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस का आपको पार्टिकल रख देना है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स को पढ़ते हैं, जिसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो पीयूसी, एक बीसीसी और एक एचटीसी, जिसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, जेड। ईसीसी हमारे सिलेबस में नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है ना, आपके सिलेबस में अभी है नहीं। कॉम्पिटिटिव के अंदर आता है, जब हम उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा और आपको ईसीसी भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बात करते हैं जेड की, जेड कैसे निकालें। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया और कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपने जरूर किया होगा। ओके, नाउ जब भी हम z की बात करें तो z का मतलब होता है टोटल कंट्रीब्यूशन, है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन किसमें, क्रिस्टल लैटिस के अंदर। जब भी यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस में होगा तो ऐसा तो नहीं है कि एक यूनिट सेल किसी और से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास ऐसे 2 बॉक्सेस है मान लीजिए, है ना, और यहाँ पर एक पार्टिकल और यहाँ पर एक पार्टिकल है ना, अज्यूम करिएगा बहुत बड़े तरीके से, और एक बॉक्स यहाँ पर है इस तरह से, है ना, एक बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है ना, और इसके अंदर पार्टिकल एक यहाँ है एक यहाँ है। तो जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को मिलाऊंगा, है ना, अज्यूम कीजिए जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को मिलाऊंगा तो क्या इसका पार्टिकल सेम नहीं हो जाएंगे। जैसे अगर मैं जैसे डस्टर की मैं बात करूं, एक और डस्टर में अगर मिलाता हूं तो अगर यहाँ पे कॉर्नर में कोई पार्टिकल है ना, तो ये पार्टिकल यहाँ पे जो दूसरा डस्टर आएगा उसके पार्टिकल से मैच नहीं कर जाएगा, मतलब दोनों के पार्टिकल कॉमन नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल कॉमन हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करूं, मतलब दोनों को अगर मैं पास पास लेके आऊं तो कैसे हो जाएगा ये, या वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे तो देखिए दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया, अब देखिए पार्टिकल बिल्कुल कॉमन हो गए दोनों को, ये
इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, कि एक पार्टिकल कितने यूनिट सेल को होल्ड किया हुआ है ना, कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल कितने और यूनिट सेल को जोड़कर बैठा हुआ है। ये मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। और जब भी हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आपको इस तरह का डायग्राम बना के इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद पीयूसी। पहले अपन निकालेंगे कंट्रीब्यूशन किसका, पीयूसी का, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया कि जब भी हम दो यूनिट सेल को मिलाएंगे तो एक पार्टिकल जो होगा ना कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों एजेस का जितने भी एजेस होंगे उनका पार्टिकल हो जाएगा कॉमन, है ना। तो पहले अपन पीयूसी के लिए समझ लेते हैं कि Z कैसे निकालेंगे। अब Z निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बताता हूं पीयूसी का कि कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। और जब भी अपन Z वगैरह निकालें, कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट करें, तो आपको उसमें डायग्राम जरूर बनाना है। विदाउट डायग्राम जो है आप उसमें अच्छे से इसको अंडरस्टैंड टॉपिक को नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब ध्यान से अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मैं बात करता हूँ इस वाले पार्टिकल की, इसकी बात करेंगे। चलो इसकी पीछे वाले की बात करते हैं, इस पार्टिकल की बात करते हैं, ये वाला चलो, ठीक है। अब ये यूनिट सेल जो है ये मैंने कहां से निकाला, क्रिस्टल लैटिस से निकाला, ठीक है, जहां पर और भी यूनिट सेल थे या होंगे, है ना। तो ये जो पार्ट है ये आगे भी किसी और क्रिस्टल लैटिस से जुड़ रहा होगा, डेफिनेट जुड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। अब देखते जाना कंट्रीब्यूशन कैसा है, ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल को जोड़ रहा है, देखते जाओ। एक तो ये हो गया इसके खुद का, एक उसका, दो क्योंकि इसके साथ पीछे भी जुड़ रहा होगा, एक इसके बिल्कुल इधर क्या बोलते हैं सामने की तरफ दो, इधर दो है उधर भी दो होंगे ना, तो तीन, ये चार, ठीक है। चार बेस हो गया तो चार टॉप पे भी होंगे, है ना। चार अगर बेस पे है तो चार टॉप पे भी होंगे, यानी कि ये एक अकेला पार्टिकल नीचे के चार और ऊपर के चार, टोटल 8 यूनिट सेल को जोड़ के बैठा हुआ है। आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी कि एक जो पार्टिकल होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसी भी यूनिट सेल का, वो एक साथ 8 यूनिट सेल को जोड़ सकता है, अगर हम किसकी बात करें, कोई पीयूसी की बात करें, है ना। अब ये एक पार्टिकल 8 का पार्ट है, मतलब इसको मुझे 8 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक यूनिट सेल में अगर एक पार्टिकल 8 पार्टिकल को जोड़ रहा है तो क्या मैं इसको 1/8 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 1/8, 1/1/8 into 8, क्योंकि 8 पार्ट में कर रहा है। तो 8 से 8 कट गया, कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। इसका मतलब पीयूसी का Z कितना होता है, पीयूसी का Z होता है 1, ठीक है। अब ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, लेकिन आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा ताकि आपको शॉर्टकट यूज करना ना पड़े, ठीक है ना। ये शॉर्टकट आप तब यूज कीजिए जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई हो। जैसे हम लोगों की क्या होती है कि पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फॉर्मूला पर लिख लेते हैं बिकॉज़ इट विल हेल्प यू। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं जी। और ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पीयूसी हो या फिर आपका बीसीसी हो या फिर आपका एफसीसी हो, है ना। तो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर फॉर्मूला। हाँ जी फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या करेगा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ Z निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Z विल बी इक्वल टू 1 upon total unit cells attached by attachment of one particle
with other unit cells, यानी कि एक यूनिट सेल का एक पार्टिकल कितने और यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, तो 1 अपॉन ये इनटू total number of particles on the corners, ठीक है। और कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल, किसके, यूनिट सेल के, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ वन यूनिट सेल, ठीक है। तो ये एक अलग सेगमेंट हो गया, तो थोड़ा सा आगे कर देता हूं, z बराबर, ओके। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसका काम करना है प्लस, ठीक है। और प्लस करने के बाद में क्या लिखना पड़ेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेंटर ऑफ एन यूनिट सेल, तो जिस भी यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर में कितने पार्टिकल्स हैं, अगर नहीं तो 0 लिख दो, और जितने अगर एक है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, है ना, इनटू अटैचमेंट ऑफ that particle with unit cells, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। और एक लास्ट पार्ट और आता है, इसको भी प्लस करके करेंगे, प्लस 1 अपॉन टोटल unit cells attached with face center particle, है ना, कि फेस अगर यूनिट सेल है तो उसका फेस भी होगा, तो उस फेस में कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब वो कितने और यूनिट सेल को जोड़ रहा है, ठीक है, इनटू टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ईच फेस, एक सेकंड ये हो गया, है ना। ये कंप्लीट फॉर्मूला है जो आपको तीनों तरह के यूनिट सेल के लिए यूज में लेना है, ठीक है ना। तो आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे फाइनल है, यहाँ पे अपन वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इसके देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसके अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग BUC, BCC और CC के लिए किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।